इस रीडिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे LOS 86B में डिस्क्राइब द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एन IPS। रिलेटिवली सिंपल है, शॉर्ट LOS है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एन IPS टिपिकली एड्रेस द फॉलोइंग। अच्छा, ये टिपिकली है, इसका मतलब ये नहीं है कि दिस लिस्ट इज एग्जॉस्टिव, और भी बहुत कुछ हो सकता है, बट बेसिक सा ये सब होना ही है, उस टाइप से बोला गया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लाइंट। अब क्लाइंट का यहाँ पे क्या मतलब है, आज मान लो सपोज क्लाइंट का क्या एज है, क्या सर्कमस्टेंसेज हैं, क्या सोर्स ऑफ इनकम है, उसके बेसिस पे क्लाइंट का बनाएंगे कि ठीक है अभी इसका ये सिचुएशन है, दिस इज समथिंग दैट ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू डू। जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स है कि वो क्या निकलवाना चाह रहा है या क्या करना चाह रहा है वाया इन्वेस्टमेंट, वो सब हम लोग इसमें लिखेंगे, इस पार्ट में लिखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ द IPS कि भाई ये IPS हम लोग जो बना रहे हैं क्यों बना रहे हैं, क्या अपना क्या ऑब्जेक्टिव्स भी रहेगा, बट साथ साथ अपने मेनली ये IPS या ये क्लाइंट के हम लोग टेक ओवर जो की है क्लाइंट का पोर्टफोलियो, क्या बेसिस पे ले रहे हैं, क्या पर्पस से ले रहे हैं। सपोज XYZ रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहे हैं, इस रेट ऑफ रिटर्न से, या फिर मान लो उसका अगर गोल्स बेस्ड अप्रोच होगा जो हम लोग आगे जाके करेंगे, तो ये गोल्स है ये टाइम पे, तो वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर, कस्टोडियन ऑफ एसेट्स एंड द क्लाइंट। इसका मतलब क्या है, अब इसमें एकदम क्लियरली मेंशन रहेगा कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर का क्या रोल रहेगा, ठीक है, क्या क्या उसके पास एक्सेस रहेगा, कि क्या उसको कर सकता है, क्या चीज़ वो नहीं कर सकता है, वो भी इसमें लिखा रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ उसके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रिस्क शुड नॉट एक्सीड दिस पर्टिकुलर लेवल, या रिस्क शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ द पोर्टफोलियो लेवल ऑन एन एनुअल बेसिस। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है मैनेजर की कि वो ध्यान रखे कि ये एक्सीड नहीं हो। कस्टोडियन ऑफ एसेट्स हो गया कि मान लो कुछ प्रोबेट वाला कुछ सीन बैठ रहा है, या फिर मान लो कोर्ट के थ्रू अपना सेल करने का नौबत आ रहा है, या कुछ भी हो रहा हो जहाँ पे एक पर्टिकुलर एक और थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया गया हो एसेट को डिस्पोज करने, एसेट का केयर करने, तो वो हो गया अपना कस्टोडियन ऑफ द एसेट्स। और उसके साथ साथ क्लाइंट का भी क्या ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा ये भी लिखा रहेगा। ऐसा नहीं कि क्लाइंट आपको पैसा देके सब कुछ छोड़ दिया, क्लाइंट का भी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, और जो भी रहेगी वो इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ होगा क्लियरली। प्रोसीडर्स टू अपडेट एन IPS एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू वेरियस पॉसिबल सिचुएशन। अब मान लो अचानक मार्केट में बड़ा फॉल आ गया है, कुछ भी एक सीन आ गया जिसमें आप अपना एग्जिट नहीं ले पाए, तो ये सब सिचुएशन में किस तरह टैकल करना होगा क्लाइंट को, और क्लाइंट के साथ साथ मेनली पोर्टफोलियो को। अब अपडेट दी IPS में हो सकता है आप ईयरली अपडेट करो, हो सकता है आप क्वार्टरली अपडेट करो IPS, हो सकता है आप मंथली अपडेट करो IPS। वो डिपेंड करता है आपका क्लाइंट का किस तरह का सर्कमस्टेंसेज है, जो अपना फर्स्ट में आ गया डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लाइंट, ये इस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना अपना IPS को अपडेट करोगे। नॉर्मली वंस अ ईयर किया जाता है, ये डिफ़ॉल्ट पीरियड है कि नॉर्मली वंस अ ईयर तो करना ही चाहिए, बट अब वो डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स डिराइव फ्रॉम कम्युनिकेशंस विद द क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट क्या चाह रहा है ये पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट, आपको पोर्टफोलियो जब आपको हैंड ओवर दे रहा है कि लो आप मेरे इन्वेस्टमेंट संभालो, तो क्लाइंट का क्या ऑब्जेक्टिव्स है। जैसे हम लोग ने ऊपर भी पढ़ा था ना, गोल्स बेस्ड अप्रोच हो सकता है, या मेंटल अकाउंटिंग का चीज़ भी हो सकता है, ये सब अपने आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, खाली टर्म्स था मैंने यूज़ कर लिया। बट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स में अगर प्लेन सिंपल भाषा में बोले तो क्या क्या हो सकता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल वो बोल रहा है कि देखो अभी मैंने आपको 1 करोड़ रुपया दिया है, बट 3 साल बाद मेरा ये गोल है कि मेरे को अपना बच्चा को MBA पढ़ाना है, तो मेरे को 20 लाख रुपीज़ अपना विड्रॉ करना पड़ेगा उस चीज़ में, ठीक है। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है। या फिर वो आपको सपोज 5 लाख रुपीज़ दे रहा है, अब वो बोल रहा है कि देखो आपका रोल ये है कि 10 ईयर्स बाद मेरे को इस 5 लाख रुपीज़ को आपको इस तरह मल्टीप्लाई करना है। आप चाहे साल का 8% लो, आप चाहे साल का 10% लो, दैट इज़ अप टू यू, बट ये 5 लाख रुपये से मेरे को वर्ल्ड टूर करना है 10 साल बाद। नाउ ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया, ये मेरा गोल हो गया क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। अब आ जाओ इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट्स यानी कि क्या क्या चीज़ हम लोग नहीं कर सकते एज एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर। फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट है, वो बोल रहा है देखो मेरे को ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना है जो हेल्थ डिटेरियोरेशन का कुछ एक प्रोडक्शन करे। फॉर एग्जांपल सिगरेट्स, अगर कोई कंपनी सिगरेट्स बनाता है, या मान लो कोई कंपनी अल्कोहल का प्रोडक्शन करता है, तो मेरे को वो सब में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन में क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट का एक आपका कंस्ट्रेंट आ गया। या फिर वो ये बोल दिया कि देखो मेरे को कोई भी हाईली रिस्की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, तो ये सब सीन में अपना कंस्ट्रेंट्स हो गया। अगर और थोड़ा बड़ा लेवल पे देखें तो हो सकता है क्लाइंट बोलते देखो मेरे को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करना, तो आपका पूरा एक एसेट क्लास ही कट गया। तो ये सब भी हो सकता है। आप मान लो एज ए मैनेजर बोल रहे हो यार आप इतना कंस्ट्रेंट्स डाल रहे हो, मैं काम कैसे करूँ। अगर ऐसा कुछ होता है आप सीधा क्लाइंट से कन्वे करो कि देखो सर ऐसा ऐसा, या मैम ऐसा ऐसा बात है,
इतने कंस्ट्रेंट्स के साथ आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हासिल करना या वो अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट है। आपका जो है आप क्लियर करो ताकि एक मिडिल ग्राउंड आए, राइट। अदरवाइज अगर आप खाली क्लाइंट से पोर्टफोलियो लेने के लिए ले लोगे और कंस्ट्रेंट्स रहेगा, आप अगर उसको डिलीवर नहीं कर पाते हो तो सीधा बात है क्लाइंट आपको 4-5 सुनाएगा ही और अपना पोर्टफोलियो भी वापस ले लेगा, नाम भी खराब होगा। चलो आगे बढ़ते हुए, इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस एज टू हाउ द पॉलिसी विल बी एग्जीक्यूटेड, एसेट टाइप्स परमिटेड एंड लेवरेज टू बी यूज। वही कि किस तरह अपने इसको आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग के पास अभी 25 लाख का पोर्टफोलियो है जो हम लोग को पूरा मार्केट में डालना है, बट मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है, तो इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। सपोज हम लोग ने ये प्लान किया कि पहले 10 लाख डालेंगे, फिर थोड़ा घटेगा और 10 लाख डालेंगे, फिर घटेगा और 5 लाख डालेंगे, तो ये सब इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस के अंदर आ गया। किस किस टाइप्स के एसेट क्लासेस परमिटेड है, जैसे बॉन्ड्स हो गया, इक्विटी हो गया, फिक्स्ड आपका कमोडिटी हो गया, वो सब। और लेवरेज अगर अलाउ है तो, और कितना तक अलाउ है तो, ये भी इसमें क्लियरली मेंशन्ड होगा। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। अब हम लोग देखेंगे कि जिस तो हम लोग ने पोर्टफोलियो संभाला साल भर, 2 साल, 3 साल, जब भी, तो ये हम लोग का जो रिजल्ट्स आया, अब हम लोग उसका चेकिंग करेंगे कि हम लोग ने अच्छा परफॉर्म किया है, बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है या बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है। अगर किया भी है तो क्या रीज़न से हुआ है, तो ये सब हम लोग अपना इवैल्यूएशन करेंगे परफॉर्मेंस का। लास्ट में आ गया अपेंडिसेस कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन and permitted deviation from the policy portfolio allocations as well as how and when the portfolio allocation should be rebalanced। देखो strategic asset allocation क्या होता है ना, 2 टाइप का allocation होता है। एक होता है स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, एक होता है टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। ठीक है, ये अपने बाद में करेंगे ही, बट फिलहाल अभी सिंस ये टर्म उठा है तो अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन हो गया अपना लॉन्ग टर्म जो अपने को एसेट एलोकेशन रखना है क्लाइंट के लिए। फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट बोलता है देखो मेरे को 60% इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, 40% बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रैटेजिक जो बेस है, बेस एसेट एलोकेशन, ये हम लोग का क्रिएट हो गया। अब सपोज इक्विटी का वैल्यू बढ़े जा रहा है, ठीक है, तो वो जो इक्विटी का वैल्यू बढ़ रहा है, आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू में जब परसेंटेज आप देखोगे तो वो 60% के पार हो ही जाएगा ना जब इक्विटी राइज करेंगे। तो तब क्या करना पड़ेगा आपको, तब आप अपना जो भी प्रॉफिट्स है वो अपना बुक करो, आप अपना थोड़ा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर लो, तब वापस अपना 60-40 का एलोकेशन हो जाएगा, राइट। तो ये अपने कब करेंगे, मान लो 60 का 65 होने से करेंगे, या 60 से राइज होते होते जब मान लो 70 हो जाएगा इक्विटी का एसेट एलोकेशन और बॉन्ड्स का 30 हो जाएगा, अपने तब करेंगे। तो ये सब अपने क्या है, ये अपेंडिसेस में लिखेंगे कि ये कब करेंगे। देखियो, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन तो हो गई, इन्फॉर्मेशन ऑन स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन तो है, एंड परमिटेड डिविएशंस फ्रॉम द पोर्टफोलियो पॉलिसी पोर्टफोलियो एलोकेशंस, कि भाई 60-40 से आप कितना दूर तक जा सकते हैं, ठीक है। एज वेल एज हाउ एंड व्हेन दिस पोर्टफोलियो एलोकेशन शुड बी रीबैलेंस्ड। अब ये भी हो सकता है सपोज 70 होने के बाद हम 1 महीना बाद रीबैलेंस करें या 1 महीने के अंदर रीबैलेंस करें, जरूरी नहीं है कि हम एक ही दिन में पूरा रीबैलेंस कर ले, आई कैन ब्रेक इट डाउन ऑल्सो। तो ये सब कुछ अपेंडिसेस में लिखा होगा कि कैसे कैसे रीबैलेंसिंग भी होगा, कैसे कैसे पोर्टफोलियो एलोकेशंस का भी अपने डिविएशंस कर सकते हैं, ये सब कुछ अपने अपेंडिसेस में लिखा होगा, ठीक है। इन एनी केस द IPS will at a minimum contain a clear statement of client circumstances, constraints, investment strategy, and based on these some benchmark against which to evaluate the account performance। अब मान लो आपका IPS में इतना कुछ क्लाइंट आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहा, ऊपर इतना माथा हमको नहीं लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो है अपना टिपिकली में ये सब होता है। अपने को अगर बेस चाहिए कि मिनिमम टू मिनिमम क्या क्या चाहिए, सबसे पहला क्लाइंट सर्कमस्टेंसेस एंड कंस्ट्रेंट्स, ये पहला वाला जो था, सबसे पहला क्लाइंट सर्कमस्टेंसेस एंड कंस्ट्रेंट्स, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन दीज कंस्ट्रेंट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, और कोई भी बेंचमार्क जिसके वाया अपने आप अपना परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सको। इतना तो मिनिमम टू मिनिमम हर एक IPS में होना ही चाहिए, राइट। सो दिस वाज इट फॉर LOS 86B। नेक्स्ट क्लास में हम लोग LOS 86C कवर करेंगे।